हेलो गाइस, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके? और आप लोगों का एक बार वापस से सबका स्वागत है। और आज वापस से मैं आया हूँ आप लोगों के सामने और लाइव सेशन लेके और एक नए गेस्ट के साथ हम बात करने वाले हैं आज। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है बहुत ही अमेजिंग फोटोग्राफर हैं जो कि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे, बहुत सारी बातें होने वाली हैं क्योंकि उनके से बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं आज मेरे पास। तो अभी बस कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे दीपक शर्मा जी और हम बात करेंगे उनसे फोटोग्राफी के बारे में। सो आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा क्योंकि उनकी फ़ोटोग्राफी तब स्टार्ट हुई थी जब शायद फोटोग्राफी को कोई जानता भी नहीं था, जब उन्होंने स्टार्ट किया था फोटोग्राफी करना। और उसके बाद से अभी तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं उनमें, और नॉट इवन उनका अगर देखा जाए करियर वाला पोर्शन फोटोग्राफी का, तो सिर्फ वो अजमेर तक ही सीमित नहीं है बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी फ़ोटोग्राफी जो है फेमस है। और बहुत ही अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ उन्होंने काम किया है और वो करते आ रहे हैं। और अभी भी उनकी जो फोटोग्राफ्स हैं बहुत सारी जगह एग्जीबिशंस में लगती हैं और बहुत सारी जगह उन्होंने अलग अलग चीज़ों के अंदर अपना पार्ट निभाया है, नॉट एज अ फोटोग्राफर बल्कि फ़ोटोग्राफी के साथ साथ उन्होंने अपनी बहुत सारी चीज़ों के साथ अपना जो काम है वो दिखाया है। सो आज हमारे साथ जुड़ेंगे दीपक शर्मा जी जो फोटोग्राफी के बारे में हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। और फोटोग्राफी से जो मतलब आप में से जो भी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखता है तो 100% आप लोगों के लिए ही आज का सेशन है। 100% मैं ये कह सकता हूँ। इवन आई हैव ऑल्सो इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आज के लिए कि मैं क्या सुनने वाला हूँ, आज क्या क्या पता लगने वाला है। फोटोग्राफी के असली मीनिंग जो है हमें पता लगने वाला है। हाय नितिन, क्या हाल है? नितिन गगवानी, हाँ मुझे पता है, एक्चुअली मुझे याद है कि यू हैव ऑल्सो इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी। तो 100% आपको आज का पूरा सेशन सुनना चाहिए क्योंकि आज के सेशन में फोटोग्राफी से रिलेटेड ही बहुत सारी बातें होने वाली हैं। और वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर जिनको मैं जानता हूँ और उनके फोटोग्राफी से रिलेट के बारे में क्वेश्चन करना बिल्कुल ही गलत होगा क्योंकि उनकी फोटोग्राफी बहुत ही अमेजिंग है। सो बस अभी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे दीपक शर्मा जी और हम बात करेंगे उनसे। सो लेट्स सी कि आज क्या होता है और कितनी इंटरेस्ट वाली बातें हमें पता लगने वाली है उनकी फ़ोटोग्राफी के बारे में और फोटोग्राफी से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनके बारे में। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी देवेंद्र मिश्रा जी और वीना कृपलानी जी। सो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कुशाल टाक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आस्था नागर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ ही देर में हमारे साथ दीपक शर्मा जी जुड़ेंगे, आपको बता दूं मैं। और हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें फोटोग्राफी से रिलेटेड, वीडियोग्राफी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। और लेट्स सी। बस कनेक्टिंग स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे और उसके बाद आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। जस्ट वेटिंग फॉर कनेक्टिंग। हेलो सर। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल? बस मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। और सर क्या कर रहे हैं अपन? बस आपका इंतजार कर रहे थे। अरे सर, बहुत पहले, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला है तो इतने बिजी शेड्यूल से। मैंने देखा जी, आप अभी पूरे अजमेर में और पूरे दिन भर आप लगे रहते हैं फोटोग्राफी और सब चीजों के बारे में। इवन सारी अपडेट आपके यहाँ से मिल जाती है कि कितने जी, पॉजिटिव बिल्कुल। है, कहाँ पे क्या चीज चल रही है। तो उसके लिए आपका पूरे अजमेर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद, थैंक यू। कि आप भी वन जैसे देखा जाए पुलिस वाले जैसे घूम रहे हैं, सबके सब सफाई कर्मी है, उसके तरह से आप भी ये अपनी जान को जोखिम में डाल के बाहर हम सारी अपडेट हमको दे रहे हैं, सारा नजारा हमको दिखा रहे हैं। आपका जो वीडियो इतना वायरल हुआ था जिसमें आपने पूरे अजमेर हाँ, को हाँ, दिखाया हाँ, था, बहुत ही बिल्कुल। औसम वीडियो था वन। अब आई थिंक बहुत सारे व्यूज उसके ऊपर आ चुके हैं, बहुत सारे लाइक आ चुके हैं। सो जी, थैंक यू सो मच उसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इट्स माय प्लेजर। और ये आप सबका प्यार है कि और हम मत सौभाग्यशाली है कि हम अजमेर शहर में जन्मे हैं, अजमेर में पल बढ़ रहे हैं। और एक ऐसा मौका आया जो पूरे विश्व में महामारी लेकर के आया, तो उसमें मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही उपयुक्त समय है कि जो लोग घरों में बैठे हैं, जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको दिखाया जाए
कि हमारा जो अजमेर है, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में घिरा हुआ और एक अलग सी खुशबू लिए हुई शहर है, जो वो सुगंध कहीं बिल्कुल और किसी शहर में नहीं मिलती जो बिल्कुल अजमेर नहीं की मिलती। सुगंध है। और चाहे बिल्कुल सांप्रदायिक सद्भाव की हम सुगंध महसूस कर लें, चाहे कड़ी कचौरी की देख लें, चाहे सोहन हलवे की मिठास हो, बिल्कुल चाहे बिल्कुल पुष्कर बिल्कुल। के मालपुए हो, मतलब वो हर मालपुए। तरह से एक अलग जायका है अजमेर का। बिल्कुल 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 सर। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हाँ सबसे बिल्कुल। पहले मैं चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस को आप अपना एक संक्षिप्त में, क्योंकि आपका इंट्रो अगर दिया जाए तो 100% तीसरा सेशन निकल जाने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा आप अपनी तरफ से एक छोटा सा इंट्रो दे दें अपने बारे में, छोटे सा संक्षिप्त में हमें बता दें। हाँ, मैं सभी को बताना चाहूंगा, मेरा नाम है दीपक शर्मा और पिछले 20 साल से फोटोग्राफी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और शुरुआत मेरी फोटो जर्नलिज्म से हुई, जो आज तक चालू है। और फोटो जर्नलिज्म के साथ साथ मैं कॉमर्शियल वर्क भी करता हूँ और नेचर फोटोग्राफी भी करता हूँ, वाइल्ड लाइफ भी करता हूँ और सभी तरह का काम मेरा रहता है। इसके अलावा कुछ सोशल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्वमेंट है, अजमेर की कई संस्थाओं से भी जुड़ाव है, जो अभी मैं आपको धीरे धीरे बताने वाला हूँ। ओके। सो अभी संक्षिप्त में हमें सर ने बता दिया है कि सर क्या क्या करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हाँ, हम आते हैं कि आपका फोटोग्राफी वाला पोर्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस तरह से इंटरेस्ट जगा आपका कि हाँ अब मुझे इस वाले करियर में जाना चाहिए। मुझे बचपन से शौक था फोटोग्राफी का। हम्म। शौकिया फोटोग्राफी करता था, जो धीरे धीरे मुझे इस प्रोफेशन में खींच के ले आई। और मैं समझता हूँ कि मनुष्य के जीवन में बहुत खूबसूरत बात होती है कि जो हमारा शौक है वो ही अगर हमारा प्रोफेशन बन जाए। बिल्कुल पैशन जब प्रोफेशन में आ जाता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता। बिल्कुल हमारे बिल्कुल साथी लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, अनिल जैन जी, कुलदीप सोनी जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ कि वो लोग सुन रहे हैं। अ, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की, जब मैंने, तो सबसे पहले मैंने प्रोफेशनल कैमरे से शुरुआत की थी, डीएसएलआर कैमरे से जो पेंटेक्स का ओके। था। और वो मैंने ये सोच के नहीं लिया था कि मुझे प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना है, मैंने जस्ट एक शौकिया हम्म। फोटोग्राफी के लिए, जो कि उस समय आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात होती थी कि बिल्कुल बिल्कुल डीएसएलआर कैमरा किसी के पास होना। उस बिल्कुल समय में याशिका के कैमरे चलते थे जो 400-500 रुपए के आते थे, उस समय में डीएसएलआर कैमरा होना अपने आप में बड़ी बात होती थी। बिल्कुल। और वो लेकर के मैंने शौकिया फोटोग्राफी शुरू की हम्म। और 2 साल तक जस्ट शौकिया फोटोग्राफी करता रहा। और हेलो नदीम, वो चलता रहा। और कुछ नेचर के फोटोज कैप्चर किए, कुछ डेली लाइफ के सीन कैप्चर किए। और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे और बढ़ा, क्योंकि उस समय में फिल्म कैमरा होता था, तब का टाइम बहुत अलग था, आज का टाइम बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग है। है ना। बिल्कुल क्योंकि उस समय में फिल्म डालना, और जब फोटो बन के सामने आती थी तब पता चलता था कि रिजल्ट कैसा आया है। बिल्कुल। तब तक कुछ आइडिया नहीं रहता था कि क्या आउटपुट इससे आने वाला है। और सन 2000 आते आते दैनिक भास्कर में मैंने फोटोज कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। ओके। और दैनिक भास्कर में फोटोज पब्लिश होना शुरू हुए। और 2002 आते आते मैं हिंदुस्तान टाइम्स से भी जुड़ा। 2005 का जब टाइम आया तब तक मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका था दैनिक भास्कर के साथ में। डॉक्टर पंचोली जी जो यहाँ एडिटर थे, मैं हम्म। मतलब अपने इस प्रोफेशन का जो सबसे बेस्ट टाइम मानता हूँ, वो जो मैंने उनके साथ काम किया 3-4 साल, वो बहुत अल्टीमेट टाइम था। और ओके। तब मैं फुल टाइम फोटो जर्नलिस्ट अपने आप को मानता था कि वो एक गोल्डन टाइम था उसका मेरा। अच्छा। ओके। कि दिन रात मतलब 18 घंटे करीबन ये रहता था फोटोग्राफी फील्ड से। में भागना, फोटोग्राफी करना और सब तरह के असाइनमेंट्स कवर करना। ओके। और मेरा जर्नलिज्म में जो इन्वॉल्वमेंट रहा, जो इंटरेस्ट रहा, वो इसलिए रहा कि दूसरे तरह की फोटोग्राफी जो हम कर रहे हैं उसको बहुत लिमिटेड लोग देखते हैं। जैसे सपोज हमने किसी वेडिंग में फोटोग्राफी की, हम्म। या कोई होटल का शूट किया, या कोई और फोटो क्लिक करा, तो उसका उसको देखने वाले बहुत गिनती के लोग होते हैं। लेकिन जो जर्नलिज्म हम कर रहे हैं, जब न्यूज़पेपर के लिए अगर पिक्चर को क्लिक कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो पूरे बड़े कैनवास पे बड़े लेवल पर हाईलाइट हो रही है। बिल्कुल। और डेली न्यूज़पेपर का एक कायदा है जो वो हमारे जीवन में भी अब उतर चुका है। मेरे हम्म। साथी नदीम और ऋषिराज भाई भी इसको देख रहे हैं कि हम्म। हमें रोज कुआ खुद के पानी पीना है, मतलब रोज बिल्कुल आना अखबार छपना ही है। अभी आप देख बिल्कुल रहे हैं छपना है। लॉकडाउन भी है, सारी इंडस्ट्रीज बंद रही, सब कुछ बंद रहा, लेकिन न्यूज़पेपर अपने घरों में बरोबर आया है।
बिल्कुल तो बिल्कुल। इससे बहुत कुछ एक सीखने को भी मिलता है कि अखबार तो रोज छपना ही है, चाहे कुछ भी हो। जो साल में 3-4 छुट्टी होती है, होली, दिवाली, 26 जनवरी, 15 अगस्त, वही दिन, हाँ, 4 दिन होते हैं, उसमें भी छुट्टी है। फोटोग्राफर्स को तो फील्ड में रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगले दिन वापस रिपोर्टर्स वो भले ही से छुट्टी ना के बाद निकले, छपेगा छपेगा अखबार तो, लेकिन बाद में उसके बाद भी छपेगा। छपेगा। और जर्नलिज्म का एक जो सबसे खूबसूरत पहलू है, हाँ, हम हर चीज को बहुत करीब से देखते हैं, क्योंकि बिल्कुल फोटोग्राफर ही होते हैं जो हर जगह पे, चाहे बरसात आ रही है तो सब लोग घरों के अंदर घुस के बैठ रहे हैं, हमें घर से बाहर निकलना है। बिल्कुल जब बिल्कुल। 45 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी हो रही है, तो सब घरों के अंदर पैक है, लेकिन हमें उस समय में भी बाहर निकल के कवर करना है। होली है, बिल्कुल दिवाली है, चाहे उर्स मेला है, पुष्कर मेला है, सब लोग अपने अपने काम में बिजी है, मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन उस समय हमें बाहर निकल करके देखना होता है। तो बिल्कुल। इसका एक अलग मजा है, और उसका उस मजे में चार चांद तब लग जाते हैं जब अगले दिन वो फोटो पब्लिश होती है और सब तरफ से अप्रिसिएशन मिलती है, लोग उसको देखते हैं। क्योंकि बिल्कुल हमारे वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम है कि हम सुबह उठते ही पहले अखबार हाथ में लेते हैं, मतलब ये सिस्टम है कि उठते ही बिल्कुल अखबार बिल्कुल तो बिल्कुल। चाहिए ही चाहिए, लोगों की सही है सुबह सही चाय है। और अखबार से होती है। तो बिल्कुल कुछ इस तरह से जिंदगी चलती रही, और डे बाय डे अपग्रेडेशन भी आते रहे, नए नए लोगों से भी मिलना होता रहा, अपनी नॉलेज भी अपग्रेड होती रही, नए ओके प्लेटफॉर्म भी मिलते रहे, और इंटरनेशनल लेवल तक भी मैं पहुंचा। ये बहुत अच्छी बात रही। ओके। सो अभी अगर देखा जाए आपका फर्स्ट वाला फोटोग्राफ, अगर जब आपने बताया कि आपने अपना डीएसएलआर जब खरीदा, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक होता है इंटरेस्ट कहाँ से जगा, अगर मैं जानना चाहूंगा स्रोत जो बोलता है किसी चीज को देखने के बाद जो, तो वो कहाँ से जगा आपका इंटरेस्ट? इंटरेस्ट में ऐसा था कि मेरे कजिन ताऊ जी थे, वो फोटोग्राफी से जुड़े हुए थे, राजस्थान में बहुत प्रोमिनेंट नाम था सूरजन शर्मा। और मेरे ननिहाल वालों का भी, मेरे छोटे नाना जी का भी स्टूडियो था, तो एक तरह से फैमिलियर तो मैं उनके थ्रू था फोटोग्राफी से। ओके लेकिन ये जो इंटरेस्ट था कि मुझे भी शौकिया फोटोग्राफी करनी है या फोटोज क्लिक करने हैं, तो वो एक अपने आप से जगा। और ओके। मेरे जो फोटोग्राफी गुरु हैं श्री महेश नटराज, वो एक बार मुझे सर्किट हाउस लेकर के गए। मुझे वो सीन आज तक आंखों में याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ सर्किट हाउस गया, ये करीबन हम्म। 99 या 2000 की बात है। और ओके। जब सर्किट हाउस गए उस समय साहिब सिंह वर्मा और लाल कृष्ण आडवाणी की वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो हम्म। वो मेरे लिए एक फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था कि जब वहां जाकर के देखा कि सारे ब्लैक कैट कमांडो सीढ़ियों पे खड़े हैं, और उनके बीच में हम नॉन स्टॉप गए, कहीं कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। दैट वाज ओके। लाइक अ आई ओपनर फॉर मी। मुझे लगा कि व्हाट इज दिस मीडिया, ये क्या है मीडिया। ओके क्योंकि उस समय मेरी भी कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, 18-20 साल की एज थी, तो ओके। मेरे लिए भी बड़ा एक अलग सी चीज थी। और उन्होंने तुरंत, क्योंकि मैं उनसे बहुत छोटा था, तो हम्म। उन्होंने कहा कि मंत्री जी, ये मेरा भाई है, इसके साथ आपकी फोटो क्लिक करनी है। फोटो। वो भी तुरंत खड़े हो गए। तो ओके वो ओके। मतलब उस समय की एक बालपन वाली बात है जो मुझे बहुत स्ट्राइक करी, नाइस और धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरा। नाइस नाइस। तो उस टाइम एक जगह देखा जाए कि आपके ननिहाल वाला पक्ष में भी फोटोग्राफी चल रही थी आपने, लेकिन उस टाइम ये होता है कि इतना करियर वाइज अगर देखा जाए तो फोटोग्राफी नहीं देखा जाता था उस टाइम में करियर वाइज, ठीक है। तो उस बिल्कुल। टाइम जब अपने फैमिली को बताया कि मुझे हाँ फोटोग्राफी वाला पोर्शन करना है, तो फैमिली ने कुछ इशू किया, बताया कि नहीं तुझे कुछ पढ़ाई करो, इस पे ध्यान दो, ऐसा कुछ? हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बचपन से मेरी मम्मी का जो सपोर्ट मुझे रहा, हाँ। जो मेरी रोल मॉडल है, कि मतलब मेरी कोई भी शौक मैंने करे, कोई पैशन रखा, मैं बचपन से 15 साल की उम्र से आर्य समाज जैसी संस्था से जुड़ा, और हम्म। वहां साधु सन्यासियों के बीच में जाकर के यज्ञ करना, हवन करना, मतलब उन सब चीजों में भी वो मुझे बड़ा प्रमोट करती थी मम्मी, बिल्कुल कि उनको बहुत अच्छा लगता था कि बच्चा कहीं अच्छी जगह जा रहा है, अच्छे लोगों से मिल रहा है, जुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस प्रोफेशन में भी जब आया तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट ही किया, और हमेशा आगे बढ़ने की ही बात की। और ओके। ऐसे ऐसे भी दौर आए, बहुत क्रूशियल टाइम भी आया, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बहुत इजी रहा इस लेवल तक पहुंचना जहां मैं आज हूँ। बहुत हम्म। संघर्ष के भी दौर देखे, बहुत स्ट्रगल भी फेस किया, लेकिन मम्मी ने कभी भी मेरे को ये नहीं कहा कि बेटा आप पीछे हटो या कहीं और किसी दूसरी तरफ ध्यान डाइवर्ट करो। उन्होंने पूरी तरह, हम्म। उमेश सर, नमस्कार, हमारे राजस्थान के सीनियर मोस्ट फोटोग्राफर उमेश सर भी इस सेशन को नमस्कार अटेंड कर सर। रहे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, नमस्कार सर। ओके। जी तो निखिल। अब हम आते हैं आपका करियर वाले पोर्शन के ऊपर। आपने स्टार्ट की कमर्शियल फोटोग्राफी, तो कमर्शियल जी, फोटोग्राफी अगर देखा जाए तो किस तरह से शुरुआत हुई उसके अंदर, आपका फर्स्ट जो आपने किया तो वो कहाँ से शुरुआत हुई? मैंने जैसे जर्नलिज्म शुरू किया,
और मैं इससे पहले एक लैब टेक्नीशियन था पैथोलॉजी लैब में। और धीरे धीरे जब मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में बढ़ता गया तो मैं फुल टाइम फोटोग्राफी में आया। और हमें हम्म। अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए एक बेसिक आवश्यकता होती है कि पैसे की, अर्थ की, क्योंकि बिल्कुल अर्थ के बिना बिल्कुल हम कुछ नहीं कर पाते। तो बिल्कुल। उसमें ये हुआ कि जब हम जर्नलिज्म में करता रहा तो जर्नलिज्म से उतना फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो पाता था, हम्म। उतनी अर्निंग नहीं हो पाती थी। तो बिल्कुल। इसलिए कुछ रास्ते ऐसे अपने आप बनते गए कि कुछ कॉमर्शियल असाइनमेंट्स आए, वो भी मैंने लिए। कभी कोई वेडिंग का हम्म। असाइनमेंट आया, कभी कोई होटल का शूट है या कोई दूसरी चीज, ऐसे असाइनमेंट आए तो वो मैंने लिए, बिल्कुल। जिससे कि हमारा शौक भी बरकरार रहा और अपना जो आजीविका चलाने का साधन है वो भी चलता रहा। तो दोनों चीजें ओके। पैरेलल ओके। चलती रही। ओके। सो अगर यहाँ से देखा जाए आपका धीरे धीरे फिर कमर्शियल के साथ और भी चीज से आप जुड़ते गए, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, आपने बताया कि इंटरनेशनल वाला वर्क अगर देखा जाए, ठीक है, तो इंटरनेशनल वर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका? जो फर्स्ट ब्रेक था इंटरनेशनल, वो क्या था? 2007-8 आते आते 2008 में दरगाह में ब्लास्ट हुआ था। एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, मतलब बिल्कुल। पूरे अजमेर को हिला करके रख दिया था उस घटना ने। उस दिन क्योंकि उस समय तब तक ये सिस्टम आ गया था फोटोज ईमेल करने का और स्कैन करके भेजना फटाफट। बिल्कुल। डिजिटल कैमरा उस समय आए आए थे नए नए, हम्म। मतलब वो इनिशियल टाइम था। तो तब जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और एजेंसीज को मैं ही फोटोज देता था, और तो कुछ हम्म। लोगों के पास मेरे कांटेक्ट थे, उनके थ्रू सभी मेरे पास आते गए कि आप हमें ओके। फोटोज दे दीजिए, आप हमें फोटोज दे दीजिए। तो उस समय जो वो ब्लास्ट वाला भी जो दिन था, उसमें चाहे एजेंसी फ्रांस प्रेस हो, एसोसिएट प्रेस है, राइटर्स है, इंडिया टुडे है, तहलका है, न जाने स्टार टीवी, आज तक, सबने मेरे से फोटोज मांगे। और मैं आपको बताता हूँ कि दरगाह से भाग करके आया। उस समय घर में मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं था। एक साइबर कैफे, क्योंकि आसपास के एरिया के सब बंद हो गए थे, बंद मैंने हो एक गया था उस साइबर टाइम कैफे पे। खुलवाया शटर, और मैं अंदर बंद करके बैठ गया। मैं कहा अब मैं जब आपको बुलाऊं तब आप आकर मुझे बाहर निकाल देना, आप वो रहिए। और ओके। करीबन 3 घंटे तक मैं फोटोज जो है फाइल करता रहा। और वो सब जगह पर, क्योंकि जब इस लेवल की चीजें होती है तो उसकी डिमांड सारे न्यूज़पेपर्स को, सबसे सबसे ज्यादा सबको होती है। रहती है, सबसे ज्यादा बिल्कुल। होती है। तो ये रहा। तो वो जब फोटोज हुए और उससे कई लोगों से नए संपर्क बने, लोगों को पता चला मेरे बारे में, तो धीरे धीरे कभी और राजस्थान में कोई बड़ी घटनाक्रम होते रहे, कोई न्यूज इवेंट हुए, कोई पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, या कोई हम्म। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। और अजमेर का जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ दरगाह और पुष्कर वो दो दोनों है। ऐसी जगह हमारे पास हैं कि जिसके जरिए हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को खड़ा रखते हैं। तो वो उनका भी एक प्लस पॉइंट रहा मेरे लिए कि दरगाह और ओके। पुष्कर की वजह से भी काफी वो हुआ। फिर जो शुरुआत, पहले मैं सभी एजेंसीज को फोटोज दे देता था, पर उसमें श्योरिटी नहीं रहती थी कि फोटो यूज होगा या नहीं होगा। लेकिन ओके। 2010 आते आते मैंने अपना फोकस सारा एसोसिएट प्रेस पे किया, हम्म। हिंदुस्तान टाइम्स के अलावा। और ओके। एसोसिएट प्रेस जो कि एक अमेरिकन एजेंसी है और लीडिंग एजेंसी है वर्ल्ड की, तो फिर हम्म। मैंने एक ही उस पे रखा अपना, इंस्टेड ऑफ अदर अलग अलग एजेंसीज को देने के। ओके। और वो फोटोज यूज होने लगे। और एसोसिएट प्रेस के थ्रू कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे फोटोज पब्लिश हुए, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, कई जगहों पर फोटोज नाइस। पब्लिश हुए। ओके। सो आपको इन सब के लिए बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। थैंक यू, थैंक यू। और सर, अब मैं चाहूंगा अपने जो थोड़ा सा आपको विराम देके, मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को आप अपनी फोटोग्राफी दिखाएं, और जिसमें आपने अभी तक आपकी जो इतनी सारी फोटोज छपी हैं, वन ऑफ द बेस्ट हाँ, फोटोग्राफ्स आप तो हमारी ऑडियंस को दिखाएं। मैं कुछ फोटोज आपको दिखाता हूं अभी, जो एसोसिएट प्रेस के थ्रू पब्लिश हुए हैं। जी। ये देखिए, ये पुष्कर फेयर का फोटोग्राफ है, जिसमें जो कैमल्स हैं वो जा रहे हैं और पूरा धूल धूल उड़ती उड़ी हुई है। आपको नजर आ रही है। और एसोसिएट हम्म। प्रेस के थ्रू ही ये गोस एंड एंजिलो में ये पब्लिश हुआ है। ये एक ओके। अभी परसों ही हमने मदर्स डे भी मनाया, तो इसमें आप देख सकते हैं माँ और बच्चे का कितना खूबसूरत एक लम्हा है। ये फोटो मैंने एक पॉलिटिकल इवेंट था जिसमें कोई नामांकन था सरपंच के चुनाव के लिए। ओके। पीछे आप लेफ्ट कॉर्नर में देख रहे हैं तो आपको वो तिरंगा झंडा भी दिख रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल मैंने देख। उसमें ये कैप्चर किया था।
लेकिन भले ही वो इवेंट पॉलिटिकल था, हाँ। पर हमने उसमें ये मोमेंट निकाला और ये पब्लिश हुआ। ये अपने अभी इलेक्शन का फोटो है रिसेंटली। ओके। ये इंडियन एक्सप्रेस में ही राजस्थान के इलेक्शन का, क्योंकि राजस्थान की जो खूबसूरती है, इट इज मोस्ट कलरफुल स्टेट ऑफ इंडिया। जो कलर्स राजस्थान में देखने को मिलते हैं आपको कहीं नहीं मिलते। दूसरी जगहों पे नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल। कि चबूतरे पे बैठकर सब अपना जो इंक मार्क है वो दिखा रहे हैं। और ये बीबीसी पे एक इंडियन कोर्ट कन्विक्ट टू प्लांटिंग बॉम्ब्स, जो जयपुर ब्लास्ट में जो बम प्लांट हम्म। किए थे उसके जो एक्यूज थे उनके फोटोज बीबीसी में भी कई बार फोटोज मेरे यूज हुए हैं। ये ओके। आप देखिए कि किन्नर का फोटो है, जो कि उर्स मेले में देश भर से किन्नर आते हैं यहाँ पर दुआ मांगने के हम्म। लिए, और जो बिल्कुल। उनके प्रोसेशन होते हैं उस टाइम पे लिया हुआ फोटोग्राफ है। ये एक देखा जाए बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बट एंगल का खेल है इसमें। ओके। और एपी में ये टॉप पिक्स कैटेगरी में गया था। ये बिल्कुल ओके। टॉप से मैंने लिया है, एक महिला भुट्टे उसमें सुखा रही है। सुखा रही है। तो फोटो में क्या होता है कि सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है वो मैटर नहीं करता, आपका एंगल कितना स्ट्रांग है वो ज्यादा मैटर करता है। ये सेम फोटो देखिए, दोबारा आप देख रहे हैं। ये उर्स का फोटो है, उर्स वेले में जो कुल की रस्म होती है, लॉस एंजल्स हम्म। टाइम्स में ये पब्लिश हुआ है। ओके। और ये फोटो अपना न्यूयॉर्क टाइम्स में पुष्कर मेले का। ओके। ये सिएटल टाइम्स में, मतलब अजमेर जो हमारा शहर है, पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर जिसको हम कहते हैं, मतलब वो बोलने में ही एक गर्व की अनुभूति हो जाती है बिल्कुल कि मतलब बिल्कुल। अजमेर शब्द हम मतलब हल्के से निकलता ही नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने ये फोटो वर्ल्ड हेरिटेज डे से एक दिन पहले लिया, 17 अप्रैल, मतलब क्योंकि 18 को वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है। और हम्म। इसका एंगल है, आप देखिए कि पूरी जो नाग पहाड़, ये पहाड़ियां है वो दिख रही है, आना सागर आना लेक सागर पीछे दिख दिख रहा रहा है। है। तो बिल्कुल। ये तारागढ़ जब आप जाएंगे तो बहुत छोटा सा गेट ही नजर आएगा आपको, बट फोटो हम्म। इतना ह्यूज है कि वो इतना खूबसूरत होने की वजह से एसोसिएट प्रेस ने इस फोटो को यूज किया। क्या और था? ऑल ओवर वर्ल्ड में, सिएटल टाइम्स में और याहू फिलीपींस में फोटो ऑफ द डे था, याहू इंडिया में फोटो ऑफ द डे था। कई जगहों पर ओके। ये फोटो पब्लिश हुआ है। ये ओके। देखिए एक तहलका मैगजीन के का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये उर्स हम्म। का ही एक और फोटोग्राफ है। ये वॉल ओके। स्ट्रीट जर्नल में अगेन सेम फोटोग्राफ। ये टाइम मैगजीन, टाइम में फोटो आना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वर्ल्ड की सबसे प्रोमिनेंट मैगजीन मानी जाती है टाइम। उसमें ओके। फोटो ऑफ द वीक में ये फोटो 2013 में गया था। ये देखिए मतलब बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, बट फोटो बोल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट या सिचुएशन बहुत स्ट्रांग होना मैटर नहीं करता, आपका एंगल कैसा है, आपकी टाइमिंग क्या है, वो मैटर करती है। बिल्कुल। और तभी ये फोटो यूएसए टुडे तक भी पहुंचा है। ये फोटो देखिए, मैं हनुमान जयंती का कवर करने गया था बजरंगगढ़ पे। जब नीचे उतरा तो ये बच्चा आप देखते हैं वो प्याऊ के पास एक जाली लगी हुई है, हाँ बिल्कुल वहां बिल्कुल। मैंने ये पिक्चर क्लिक करा। और इसकी आईज आप देखिए, और ये फोटो भी यूएसए टुडे की साइट पर, इसके अलावा कई और जगहों पर भी ये फोटो उनकी न्यूज़पेपर्स की साइट पर लगा ओके। गया है। ये अगेन सेम फोटो वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, गो सैन एंजिलो द प्रोविंस। तो ये मैंने आपको कुछ एक फोटोग्राफ्स दिखाए हैं। इसके अलावा जैसे पुष्कर के जो मूड्स हैं, ये देखिए आप थोड़ा सा। ये मॉर्निंग मूड है, क्योंकि फोटोग्राफी में जो कुछ फोटोग्राफर साथी भी देख रहे हैं, मैं सबको ये भी बताना चाहूंगा कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बेस्ट टाइम होते हैं। उन फोटोग्राफी। दोनों टाइम में हम फोटोज लेते हैं तो बहुत अच्छे फोटोज और अच्छे मूड्स हमें मिलते हैं। और एक कोशिश और हमारी रहनी चाहिए कि हम वो कैप्चर करें जो दूसरा कैप्चर नहीं कर रहा हो। बिल्कुल। क्योंकि हम भीड़ में जाएंगे जहां ऑलरेडी बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, तो हमारी फोटो बहुत कॉमन हो जाएगी। हमें हमेशा कुछ अलग से कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। ये फोटो भी मेरा एक अमेरिकन एजेंसी है, उसमें इन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन भी लिखा था इस फोटो के साथ। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी उन्होंने ये किया। ये देखिए एक सनराइज के साथ अगेंस्ट लाइट फोटोग्राफ है सिल्यूट का। ये जो ऊंट को एडजस्ट कर रहे हैं, आपस की एक्टिविटीज है। इसमें आप कलर देखिए धूल के साथ। ये बिल्कुल। सनराइज के टाइम का फोटो है, और ये छोटे छोटे यंग कैमल्स थे, तो उधम मचाते हुए शोर मचा मस्ती में आ रहे थे। और ओके। उस टाइम पे ये फोटो हुआ। इस समय में हमें कैमरे का तो प्रोटेक्शन रखना ही है, बट थोड़ी सी रिस्क भी ले लेनी चाहिए कि धूल वगैरह को लेके इतना चिंतित नहीं होना चाहिए कि मिट्टी घुस जाएगी और हम
शॉट ही छोड़ दें वो भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस्माइल, ये एक बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान में जो कलर्स मिलते हैं वो दूसरी जगहों पे नहीं मिलते। और आप देख सकते हैं कि पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान का एक अलग महत्व है कि सबसे ज्यादा पर्यटन जो है, मतलब अगर हम आमेर किले की ही बात करें तो इंडिया के हम्म। टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। हम्म। तो ये हमारे पास में एक उपलब्धि है। तो इसके बिल्कुल। साथ में मैं ये भी मैसेज देना चाहूंगा कि हम जैसे हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सेंचुरीज में जाएं, हम बाहर जाकर के कवर करें, हम्म। या फोटोग्राफी हमें करनी है तो हम यहाँ जाएं वहां जाएं। पहले अगर हमारे घर में जो चीज है, हमारे पास में जो चीज है, हम उसकी वैल्यू करें, हम अपनी चीज की वैल्यू समझें पहले। बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारे पास में इतना कुछ है तो हम क्यों ना पहले उसको पूरा एक्सप्लोर करें और अपनी चीज को प्रमोट करें। जो हमारे पास में इतना बड़ा और एसेट हमें मिला हुआ है, राजस्थान बिल्कुल इतना कलरफुल बिल्कुल और सारी चीजें यहाँ पर हैं। बिल्कुल। अब बताइए। ओके। तो सर अगर हम देखें, आपका फोटोग्राफी वाला पोर्शन हो गया, लेकिन अगर देखा जाए जहां आपने शुरुआत किया था, तो आपने जैसे मैं बताया कि रील वाले कैमरे चलते थे, ठीक है, उस टाइम से लेके अभी तक अब आपके मोबाइल में भी जो है कैमरा आ चुका है, तो मुझे ये लगता बिल्कुल। है कि फोटोग्राफी कुछ आसान हुई है या फिर और हार्ड हो गई, आपके अकॉर्डिंग क्या है ये चीज? ये बहुत अच्छी बात आपने रखी है सामने। और आजकल सबको ये लगता है कि फोटोग्राफी बहुत आसान हो गई है और सबका यही कहना होता है कि अब तो डिजिटल कैमरे आ गए तो बहुत इजी हो गया है, मोबाइल आ गए। तो एक पक्ष इसका इतना सा आसान हुआ है कि हमें फोटो हाथों हाथ देखने को मिल रही है कि फोटो हमारे सामने क्लिक हो गया। लेकिन उस फोटो को हम जब तक मोबाइल में देख रहे हैं तब तक ही वो फोटो अच्छा लग रहा है। जब उसको आप कंप्यूटर स्क्रीन में बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं तब पता चलता है कि वो फोटो ओरिजिनली कैसा आया है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मोबाइल की जो स्क्रीन है वो इतनी एडवांस स्क्रीन आ रही है कि वो पिक्सल्स वाला फोटो भी होगा जिसमें ग्रेन्स निकल रहे हैं तो भी वो उस फोटो को अच्छा ही दिखाएंगे। रीना दीदी यहाँ नमस्ते, तक दोषी दिखाया। जी नमस्ते। मेरे सबको एटलीस्ट हम हेलो तो बोल ही सकते हैं, जो हेलो भी सर। देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था कि वो मोबाइल की स्क्रीन में अच्छा दिखना एक अलग बात है, और कंप्यूटर की स्क्रीन में जब प्रिंट बन के आ रहा है तब वो कैसा दिख रहा है वो एक अलग बात है। और दूसरी चीज की फिल्म कैमरे में ये होता था कि हम एक लिमिट होती थी कि हम लिमिटेड क्लिक करेंगे। 35 डिजिटल क्लिक कैमरा होती आने थी। से एक लिमिट खत्म हो गई। अभी बिल्कुल। इसका एक दूसरा चैलेंज भी आ गया कि सपोज कोई असाइनमेंट कवर करने गए, जैसे आज अजमेर से बिहार की ट्रेन रवाना हुई थी, मैं उसमें हम्म। ही 175 फोटोज क्लिक करके आ गया। जबकि हम्म। ये अगर मेरे पास फिल्म कैमरा होता तो शायद मैं 8 या 10 ही फोटो खींचता। तो उन आठ बिल्कुल। दस फोटो में मैं फटाफट सेलेक्ट करके और अपना काम कर लेता। लेकिन अब वो क्योंकि 175 क्लिक हुए हैं तो उनमें से छांटना है, तो वो एक बिल्कुल। अलग चैलेंज हो गया। एक बात। बात नंबर दो कि अब इनको स्टोर करके रखना, संभाल के रखना और ज्यादा चैलेंजिंग है। मतलब लोग अब कोरोना वायरस फेस कर रहे हैं, लेकिन हम जब से कंप्यूटर आए तब से वो अलग अलग वायरस फेस कर रहे हैं और हमेशा एंटीवायरस डाल करके कंप्यूटर में बिल्कुल रखते बिल्कुल। हैं। कोई भी पेन ड्राइव या कार्ड आया तो उसको स्कैन करना, अपनी हार्ड हम्म। डिस्क को बचा करके रखना कि कैसे न कैसे इसमें कभी भी गलती से भी कोई वायरस ना घुस जाए, इस चीज का ध्यान बिल्कुल। रखना। वो सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये भी एक बात रही। अब इसके बाद तीसरी बात है कि अगर हम सोचते हैं कि अब ये डिजिटल कैमरे आ गए तो फोटोग्राफी और इजी हो गई, लेकिन हम्म। डिजिटल कैमरे के साथ में जो कैमरे की टेक्नोलॉजी है, जो लाइफ है, वो रोज आना चेंज होती जा रही है। हर बिल्कुल। 2 साल 3 साल में हमें नया कैमरा लेना ही पड़ रहा है, ना चाहते हुए ओके। भी। तो ओके। एक एक्स्ट्रा खर्चा भी बढ़ गया है कि हर 2 3 साल में आपको समय के साथ एडवांस होना पड़ेगा, नया कैमरा बिल्कुल लेना पड़ बिल्कुल। रहा है। हमेशा एक हर 2 3 महीने में 4 TB की हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ रही है। तो जितने के रोल नहीं आते थे, जितने की फिल्में नहीं आती थी, उससे ज्यादा का जो है ये करना पड़ रहा है खर्चा, ओके, मतलब देखा हार्ड जाए तो डिस्क खर्चा खरीदने के बढ़ रहा है अंदर। हमारा और टेंशन बढ़ती खर्चा जा बढ़ रही है रहा है, इसके साथ साथ। खर्चा बढ़ रहा है। और कंप्यूटर भी, फिर कंप्यूटर भी एडवांस, डे बाय बिल्कुल डे और फास्ट मशीन चाहिए और रैम एक्स्ट्रा चाहिए और हार्ड डिस्क बिल्कुल। चाहिए। तो वो कहीं भी मतलब खर्चा कम नहीं हुआ है देखा जाए। अब ओके। दूसरी बात आती है चैलेंज की कि पहले गिनती के फोटोग्राफर्स होते थे, अब बहुत सारे फोटोग्राफर्स हो गए। तो उसमें ये हुआ है कि हमारे लिए चैलेंज और बड़ा है। क्योंकि पहले तो गिनती के फोटोग्राफर्स थे तो अपनी परफॉर्मेंस अलग से दिख जाती थी, लेकिन अब जहां हम खड़े हैं, चाहे वो कोई पब्लिक इवेंट हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो रणथंभौर के नेशनल पार्क में खड़े हो,
चाहे बर्ड फेयर में खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, वहां सबके हाथ में मोबाइल है। अभी जैसे 2 दिन पहले आपने देखा टिड्डी दल आया था, तो हम्म। न्यूज़पेपर में तो फोटो अगले दिन आ रही है, लेकिन व्हाट्सएप पे 10 मिनट में फोटो आ रही है। बिल्कुल। उन सबके बीच में ऐसा काम निकाल के देना कि आपका काम सबसे अलग नजर आए, वो एक बहुत हम्म। बड़ा चैलेंज है। तो ये बिल्कुल। नए चैलेंज के रूप में आए, और जिसको हम फेस भी करते हैं, और उसमें एक खुशी भी मिलती है कि हाँ, आज प्रोफेशनली और परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट दे भी पा रहे हैं, तो उसका एक मजा भी आता है। ओके। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं पूछना चाहूंगा, अभी जैसे इस पे उस टाइम में लोगों को पता भी नहीं था फोटोग्राफी की, हाँ ये कैमरामैन आएगा फोटो खींच लेगा, लेकिन अब आ चुका है फोटोग्राफी के अलग अलग टाइप आ चुके हैं। तो वो क्या चीजें होती है फोटोग्राफी का टाइप के बारे में थोड़ा हमें बताएंगे? देखिए, इसमें दो बातें हैं। मतलब एक फोटोग्राफी का जो है, कई फोटोग्राफर्स एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे ही काम करते हैं कि जिसको वेडिंग करनी है सिर्फ वेडिंग करेंगे, जिसको बच्चों का फोटो शूट करना है या पोर्टफोलियो शूट करना है वो वही करेंगे, जिसको नेचर और वाइल्ड लाइफ करना है वो वही करेंगे। हम्म। और दूसरा होता है कि जो मिक्स काम करते हैं। लेकिन ये सबकी सामने वाले की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किसके लिए क्या सूटेबल है। किसी के पास में अच्छे रिसोर्सेज हैं, अच्छा सर्किल है, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, और वो अपने 2-3 साल अपने काम को जमाने में, जब तक कि हम्म। उनका काम पूरा प्रॉपर तरीके से जमता है, तब तक अगर उनके पास में कुछ कम अर्निंग भी हो रही है और फिर भी वो अपना काम चला सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं उसको बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ कि सिंगल सब्जेक्ट पे काम करना, उससे क्या होता है कि एक अलग आपकी परफेक्शन आता है। जैसे हमारे अजमेर में एक यंग टैलेंट है, सतीश गुजर, और वो अभी ड्रोन पे काम कर रहे हैं। ड्रोन उनका मेन सब्जेक्ट है, ड्रोन उड़ाना। ओके। वो सिर्फ ड्रोन उड़ाते हैं, तो उनका ड्रोन पे परफेक्शन हो रहा है। हम्म। मेरे साथी ऋषिराज सिंह है, वो सिर्फ नेचर और वाइल्ड लाइफ पे करते हैं। वो शौकिया फोटोग्राफर है, प्रोफेशनल नहीं है, ओके। लेकिन उनसे अगर अभी बोला जाए कि एक पोर्ट्रेट क्लिक करो तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। बट उनको आप आधा किलोमीटर दूर से उनको पक्षी दिखने नजर आ जाते हैं। मेरा बर्ड्स में इंटरेस्ट भी उनकी वजह से ही डेवलप हुआ कि ओके। मैं पूछ देख, तो मुझे नजर नहीं आता था और उनको वो नजर आ जाते थे कि वो बैठा इंडियन रोलर, वो किंगफिशर बैठा। और वो धीरे धीरे वो चीज अब मेरे अंदर भी आ गई है कि मतलब मेरी भी आंख वैसी हो गई कि मुझे भी दिखने लग गया। तो ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे काम करने का बेनिफिट है। लेकिन हमें उसमें इतना मजबूत नहीं होना कि नहीं हम तो एक ही सब्जेक्ट पे काम करेंगे, चाहे हमारे पास में कितना ही संघर्ष करना पड़े। क्योंकि सबसे पहले आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे मैं बात कर रहा हूँ, वो होना बहुत जरूरी है कि हमें अपने पूरी ये अपने आप में पहले कंफर्म होना चाहिए कि हम अपनी जो हमारी जो नीड है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन आया है कि व्हाई डू यू गो टू मैनुअल सेटिंग्स व्हेन ऑटो क्लिक्स गुड गुड पिक्चर्स। टिप्स। ये आपने अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बता दूं कि मैनुअल पे वो आएगा जो हम चाहेंगे, ऑटो पे वो आएगा जो कैमरा चाहेगा। क्योंकि कैमरा जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कैमरे को दिख रहा है कैमरा वो क्लिक करेगा। उसमें जैसे व्हाइट चीज है तो वो फोटो आपकी डार्क कर देगा ऑटो मोड पे। ब्लैक अगर सब्जेक्ट है तो उसको वो ज्यादा लाइट कर देगा। उसके बाद में केल्विन, जिसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, वो सेट नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए हमेशा जो मैनुअल मोड है वो ही बेस्ट होता है। हाँ, कभी कभी जैसे आप अभी जिसको पूरी नॉलेज नहीं है, जो अभी बिगनर्स हैं, जो इनिशियल वे में काम कर रहे हैं, वो ऑटो मोड पे फोटोग्राफी कर सकते हैं। जो ओके। थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और जिनको फास्ट काम निकालना है, वो अपर्चर मोड या शटर प्रायोरिटी पे काम करते हैं। बट जो अल्टीमेटली परफेक्शन वाला मामला है, वो मैनुअल मोड पे ही बैठता है। जी, ओके। आगे बताइए। तो अभी हम आगे पूछें कि एक आपने बताया कि आपने अलग अलग पोर्शन, जैसे अभी आपने बताया कि आपने सर के साथ काम किया तो आपको पता लगा बर्ड्स के बारे में। तो फोटोग्राफी क्या सिर्फ यहीं तक सीमित है या फिर और भी है कि एक फोटोग्राफ क्लिक करना ही सिर्फ फोटोग्राफी है, या फिर कुछ और भी चीज होता है फोटोग्राफी अगर देखा जाए? मैं आपको बता दूं कि दुनिया में देखने के लिए एक तो भगवान ने हमें 2 आंखें दी है, बिल्कुल। और तीसरा दिया है फोटो। मतलब जो चीज या तो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं या फोटो के थ्रू देख पाते हैं। बिल्कुल। मतलब बिल्कुल। इसके अलावा कोई और जरिया नहीं है। एक तो क्वेश्चन आया है, कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन सीइंग पिक्चर्स दैट विच वन इज मैनुअल एंड ऑटो? बिल्कुल, मैं आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको दोनों मोड पे खींचे हुए फोटोज भी भेज दूंगा, मैं आपको बता भी दूंगा, और वो फर्क आपको क्लियर नजर आ जाएगा। व्हाट इज फैशन फोटोग्राफी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट।
मैं अभी बताता हूँ। एक इन्होंने, आपने निखिल ने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि एग्जैक्टली exactly क्या है फोटोग्राफी। कि अब जैसे हम फैशन फोटोग्राफी की बात करते हैं, हम्म। तो फैशन फोटोग्राफी इज नॉट ओनली कि आपके पास में कोई यंगस्टर्स या मॉडल्स आए और आपने उनके फोटोज क्लिक कर दिए। हम्म। क्योंकि जब आप अगर किसी बड़े लेवल के शो में जा रहे हैं, कॉन्टेस्ट में जा रहे हैं, लेक्मे या हम्म। विल्स के जो शोज हो रहे हैं, उसमें आप देखते हैं कि उसमें एक कॉमन मैन को लगता है कि इस मॉडल में क्या है, लेकिन पता चलता है कि वो मॉडल ही टाइटल लेके जाता है या जाती है। ये रूप रंग से मैटर नहीं करता, उसकी पर्सनैलिटी, फिजिक, नॉलेज, टैलेंट, एक्टिविटी, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस लेवल, सब चीजें देखी जाती है। बिल्कुल। सेम फोटोग्राफी में भी ऐसा ही है कि जब हम फोटोज क्लिक कर रहे हैं तो हमें किन चीजों को हाईलाइट करना है, किन चीजों को अवॉइड करना है। और इसके अलावा जैसे नेचर फोटोग्राफी की हम बात करते हैं, तो नेचर फोटोग्राफी में बर्ड्स के ऊपर अगर आए तो कि ये बर्ड क्या है, जब हम उसका नाम जानते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर हमारे मन में इच्छा होती है कि इसका नेचर क्या है, इसकी एक्टिविटीज क्या है, ये बर्ड कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, कौन सा इनका बिल्कुल। टाइम आता है। तो हमें उसकी नॉलेज मिल गई। ओके। हमने सपोज गारमेंट्स का शूट किया या कोई प्रोडक्ट शूट किया, तो हमारा ध्यान उस पर जाता है कि ये कैसे बना है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या इसका क्राइटेरिया है, ये प्रोडक्ट कहाँ सेल हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, इससे हम्म। कितना बिजनेस हो रहा है। धीरे धीरे हमें उसकी नॉलेज मिलने लग जाती है। तो ओके। फोटोग्राफी जो है वो नॉलेज अपग्रेडेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और इसके अलावा ओके। जब आप रिसर्च फोटोग्राफी में जाते हैं, कि जैसे हम हेरिटेज में गए या हम्म। जो आर्कियोलॉजी में गए, तो आप देखते हैं जितने भी रिसर्च वर्क हैं उन सबको फोटोग्राफी के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अभी डॉक्यूमेंटेशन जो है, चाहे अभी जैसे अजमेर में हेरिटेज सिटी, स्मार्ट सिटी के भी मैंने कई प्रोजेक्ट किए हैं, अलग अलग स्टेजेस पे उनका फोटो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। तो उनके थ्रू पता चल रहा है, मतलब फोटो सिर्फ ये नहीं है कि हाँ फोटो इज फोटो, फोटो इज नॉट ओनली फोटो, फोटो इज अ स्टोरी, फोटो इज अ बिल्कुल। डॉक्यूमेंट। बिल्कुल। फोटो आपकी उस चीज को विजुअली दिखाने के लिए स्ट्रॉन्ग एक ही मीडियम है जिसके थ्रू आप दिखा सकते हो। दिस इज ओनली द मीडियम बिल्कुल। टू शो अ थिंग। ओके। सो अभी मेरा अगला क्वेश्चन एक एक्चुअली मेरे सीन में था, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि आज के टाइम में हर किसी के मोबाइल में कैमरा होता है, ठीक है। रोड पे अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, लोग पहले कैमरा मोबाइल निकालते हैं। तो हाँ, मुझे लगता है कि एक फोटोग्राफर का ये इशू भी आता है कि हाँ भाई सिर्फ फोटोग्राफ निकालना ही नहीं है। क्या ये इसी तरह सही है कि सिर्फ फोटो निकालना ही नहीं, कि आपने आया और अपना कैमरा निकाला, फोटोग्राफ किए, चले गए। तो सोशली अगर देखा जाए तो वो भी एक शायद मेरे ख्याल से दायित्व रहता है। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि आजकल कई जगहों पे ऐसा सीन हो रहा है कि सड़क पे झगड़े हो रहे हैं और या एक्सीडेंट हो गए हैं, कोई बेहोश हो गया, लोग अभी कहीं वो गैस का ब्लास्ट हुआ था, आग लगी थी कोटा में या कहीं पर, उसमें सब लोग वीडियो, अहमदाबाद की थी शायद वो घटना, सब लोग वीडियो बनाने में मशगूल थे, फायर ब्रिगेड को किसी ने फोन नहीं किया। इस टाइप की चीजें आ जाती है। तो हमें पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, और हमारे लिए उस मोमेंट को कैप्चर करना इतना जरूरी नहीं है कि जितना सामने वाले सीन में अगर हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट हो सके तो उसके बारे में हमारी एक्टिवनेस दिखाना। हम उस मोमेंट को बाद में भी कैप्चर कर सकते हैं, पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि हम पहले हमारी इंसानियत को प्रदर्शित करें। अगर हमारे द्वारा उस जो सामने कोई घटनाक्रम हो रहा है, मान लीजिए कि कोई लड़ाई हो रही है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना है, कहीं आग लग रही है, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करना है, या सपोज कोई वन्य जीव है, कोई पशु पक्षी है जो किसी को नुकसान पहुंचाना है या उनको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमें पहले अपनी सजगता उधर दिखानी है। हमें खुद को हीरो नहीं बनना, हमें खुद को लड़ाई में लड़ने नहीं पहुंचना। हमें अपने विवेक से काम लेकर के जो सामने यथासंभव हम कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं वो करना है। उसके बाद हम उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए करें। मेरे एक दोस्त हैं सलीम शेरी, जो कोटा में, जिन्होंने चंबल में देखा, चंबल रिवर में एक युवक जो है वो हाथ पैर मार रहा था हम्म। और वो डूबने वाला था। उन्होंने पुलिस को फोन किया, तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया, वो वहां खड़े रहे, और जब वो सारी चीजें हुई, उसको निकालते हुए कि उन्होंने फिर फोटोज क्लिक करे, ओके। और उसके लिए उनको जिला स्तर पे सम्मानित भी किया गया। तो ये एक बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खाली हमारे अच्छे शॉट्स क्लिक करने में ही ना लगे रहे। एक इसमें क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द
डिफरेंस बिटवीन वेडिंग फोटोग्राफी एंड फैशन फैशन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी। हाँ, दो फैशन फोटोग्राफी और वेडिंग फोटोग्राफी दोनों में बहुत फर्क है। कुछ जगहों पे समानता भी है, जैसे हम पोर्ट्रेट्स जब ले रहे हैं ब्राइड और ग्रूम के, और इस फैशन फोटोग्राफी में भी पोर्ट्रेट ले रहे हैं, तो वहां तो दोनों चीजें सेम है। लेकिन फैशन फोटोग्राफी बहुत तसल्ली वाली होती है, जिसमें आप चाहे आउटडोर शूट कर रहे हैं चाहे इंडोर शूट कर रहे हैं, आपके पास में आपकी मॉडल के लिए परफेक्ट लाइट्स आप अरेंज कर सकते हैं, उनको परफेक्ट टाइमिंग पर आप वो बुला सकते हैं, जबकि वेडिंग में आपको टाइमिंग वाला इतना नहीं बैठता। आजकल जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही है और उसमें जो कैंडिड फोटोग्राफी की जो टर्म हुई है, उसमें जरूर ये चीजें थोड़ी आसान हुई है कि लोगों का जो इंटरेस्ट बढ़ा है अब फोटोग्राफी में, मतलब फोटोज क्लिक करवाने में। जो यंगस्टर, जो नई जनरेशन है, वो अब फोटोग्राफी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, तो वहां जरूर हम अच्छे तरीके से अच्छा टाइम देकर के फोटोज क्लिक कर सकते हैं, जबकि उसमें नहीं हो पाता जो रूटीन जो मैरिजेस वगैरह होती है। तो दोनों में कहीं ना कहीं फर्क तो देखने को मिलता ही है। और मेकअप का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि वेडिंग में मेकअप अलग तरीके का होता है, और आप तो खुद फैशन कोरियोग्राफर हैं, आपने कई शो कोरियोग्राफ भी किए हैं, और आपसे मेरा परिचय भी उसी वही में हुआ वाला। था, एक शो की कोरियोग्राफी करते हुए, जो कि आपने बहुत अच्छी कोरियोग्राफी की थी। थैंक यू सो मच। जी। ओके, सो एक और क्वेश्चन है। यू सेड हाँ। फोकस ऑन वन टाइप ऑफ फोटोग्राफी इंक्रीज परफेक्शन एंड व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट मिक्स और फ्रीलांसिंग फोटोग्राफी। क्या एक बार फिर से बोलेंगे, क्या था ये? ये बता रही है कि आपने बोला है कि एक फोकस तरह ऑन की वन फोटोग्राफी टाइप में ऑफ परफेक्शन होती फोटोग्राफी है। इंक्रीज परफेक्शन, एंड व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मिक्स और फ्रीलांस फोटोग्राफी। अगर हमारे पास में इतना टाइम है कि हम एक ही तरह की फोटोग्राफी में परफेक्शन अपना ला सकते हैं, तो उसके लिए ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो स्पेशलाइजेशन होगा, इसमें मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसे हम डॉक्टर्स को देखते हैं कि पीडियाट्रिशियन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, गायनोकोलॉजिस्ट है, सर्जन है, डेंटिस्ट है, उनका परफेक्शन अलग होगा। आप एक ही फील्ड में जब काम करेंगे, तो उसकी स्पेशलिटी अलग आएगी, आपके रिजल्ट्स में एक अलग बात आएगी, जो कि मिक्स वाले में वो चीज नहीं आ पाएगी, कहीं ना कहीं ये फर्क दिखेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारा एक ही तरह की फोटोग्राफी से काम नहीं चल रहा, क्योंकि मैं खुद आपके सामने बैठा हूं जो कई तरह की फोटोग्राफी करता हूं, मेरे लिए जब से मैंने काम शुरू किया, चाहे फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे, या अब अजमेर छोड़ के भी नहीं जाना था, कई मौके आए बाहर जाने के, मैं पूरे देश में घूमा हूँ, बाहर भी, देश के बाहर भी गया हूँ, सब जगह के असाइनमेंट कवर किए, लेकिन मेरे लिए मेरी प्राथमिकता मेरा परिवार और मेरा शहर रहा, कि मुझे यहीं रह के काम करना है, इसलिए मैंने सब तरह का काम करना प्रेफर किया। ओके, अभी एक और क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन फुल फ्रेम एंड मिड फ्रेम कैमरा। फुल फ्रेम कैमरा जो है वो 135 mm फॉर्मेट का होता है, जिसमें कि जो एक्चुअल जितना दिख रहा है उतना ही मूवमेंट, जो एरिया है वो कैप्चर होता है, जबकि जो क्रॉप सेंसर जो होता है, उसका सेंसर छोटा होता है, वो 150 mm का होता है। तो वो इसका जो रेशो होता है 1:1.6 होता है, कि जो अगर आप फुल फ्रेम पे जो 24 mm पे अगर आप फोटो ले रहे हैं, तो उसके लिए उतना ही एरिया कैप्चर करने के लिए आपके पास में क्रॉप सेंसर का जो कैमरा है वो 17 mm का होना चाहिए, तो वो सेम एरिया कैप्चर होगा, क्योंकि उसमें 1:1.6 का रेशो है। और एक ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रॉ एंड जेपीजी। हाँ, रॉ और जेपीजी में ये फर्क है कि जेपीजी जो है वो फाइनल इमेज है, और रॉ जो है उसमें सारी लेयर्स आ जाती है, फोटो की हाईलाइट, शेडो, मिड टोन सब अलग अलग आ जाती है, और उसमें अटैच्ड सॉफ्टवेयर आता है अंदर, उसमें ऑप्शंस आते हैं कि आप जैसा चाहे उसको चेंज कर सकते हैं, शेडो हाईलाइट आप चेंज कर सकते हैं, फोटो का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। और जब बड़े लेवल पर अगर आपके फोटोज पब्लिश होने हैं मैगजीन्स में या ब्रोशर्स में, कहीं पे भी अच्छे फोटोज आपके जाने हैं, तो हमेशा आपको रॉ पर क्लिक करना चाहिए। रॉ में ये जरूर है कि जैसे जेपीजी फाइल 5 to 6 MB की बनती है, तो रॉ फाइल जो है 25-30 MB की बनती है, रॉ फाइल बड़ी बनती है। बट अगर आपको ये लग रहा है कि ये फोटो मेरा अच्छी जगह यूज होना है, तो हमेशा आप रॉ फाइल पे शूट करें। ओके, सो अभी मैं फोटोग्राफी से हटके मैं आज आप पूछना चाहूंगा। आपके, आप मैंने पता है कि पृथ्वीराज फाउंडेशन, तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं आप। पृथ्वीराज फाउंडेशन कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर के एक ग्रुप डेवलप किया था,
और जो आज अजमेर के अंदर एक बहुत अच्छी पहचान लिए हुए हैं। और पृथ्वीराज फाउंडेशन का जो मेन एम है वो है आर्ट हेरिटेज एंड कल्चर को प्रमोट और प्रिजर्व करना, जिसके थ्रू हम लोग अजमेर में आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन की ही मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले हमने अजमेर और राजस्थान स्थापना दिवस पे पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के साथ, इंटेक के साथ मिलकर के बहुत सारे क्रिएटिव कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज डे पे ऑनलाइन एक्टिविटीज करी। अभी बर्ड्स डे था 10th ये 8th ऑफ मई को, तो 9th ऑफ मई को सॉरी। तो बर्ड्स डे पे भी हमने एक ऑनलाइन फोटोग्राफी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, जिसके थ्रू जिसमें राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कलकत्ता, इतनी जगहों से इस बार एंट्रीज आई है। तो ये तो चलिए अभी की बात है। इसके अलावा अजमेर में जो सावित्री कॉलेज के बाहर या पटेल स्टेडियम के बाहर आपने जो वॉल पेंटिंग्स देखी, वो हमने एक एक्टिविटी की थी जब गौरव गोयल सर यहाँ पे कलेक्टर थे। हमने किया था एक रंग मल्हार, जिसमें हमने साइकिल पर अच्छी बरसात की कामना के लिए पेंटिंग करवाई थी। उसमें लोक कला संस्थान भी साथ में थी और अजमेर के कुछ आर्ट लवर्स ने मिलके वो एक्टिविटी की थी। तो उससे वो इतना प्रभावित हुए कि ये एक लहर चल गई अजमेर में रंग की, और बहुत सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज हुई यहाँ पर। और फिर ये वॉल पेंटिंग्स की सीरीज चली, जिससे कि जो बहुत छुपा हुआ टैलेंट था, क्योंकि दरअसल समस्या क्या है, एक मारवाड़ी में कहावत है, घर का जोगी जोगना बाहर गांव का सिद्ध। कि हमारे यहाँ लोग अपनी जो चीजें हैं, अपना जो टैलेंट है उसकी कदर नहीं करते, बाहर की चीजों की वैल्यू करते हैं कि वो दिल्ली का है बहुत अच्छा है, वो बॉम्बे का है बहुत अच्छा है। हम अपनी चीज की भी तो वैल्यू करें। बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ इनफैक्ट जो कई स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आर्ट टीचर्स थे, कई फ्रीलांस आर्टिस्ट थे, उन सबको जोड़ा गया। मेरे मित्र संजय सेठी जी, उनकी उसमें बहुत हो रही। और अजमेर नगर निगम में उपायुक्त थी ज्योति ककवानी जी, जो आजकल उदयपुर में पोस्टेड है, उनका बहुत एक्टिव रोल उसमें रहा। और अनिल जैन जी भी अभी इसमें देख रहे हैं अपना वीडियो भी, वो भी उसमें बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे। और डॉक्टर पूनम पांडे जी को आप जानते ही हैं, जो अध्यक्ष हैं पृथ्वीराज फाउंडेशन की। तो सबका टीम एफर्ट था और ये एक्टिविटी हुई। इसके अलावा 2-3 बार अजमेर में कला कुंभ और आर्ट फेस्टिवल्स किए। और जो पुरातत्व और संग्रहालय विभाग है, उनका एक विशेष सहयोग इसमें रहता है। और अजमेर का जो प्रशासन है, गौरव गोयल जी रहे, आरती डोगरा जी रही, अभी विश्वमोहन शर्मा जी हैं, और सुदीप कौर मैम जो डीएफओ हैं। क्योंकि प्रशासन चाहता है कि कलात्मक और रचनात्मक गतिविधियां हो। होती रहे। उनके पास में फंड भी है, लेकिन उनके पास में अच्छे करने वालों की टीम नहीं है। और हम इस शहर के नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य है कि हमारे शहर में एक तो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बड़ी बड़ी बिल्कुल बिल्डिंग्स बन जाना, मॉल्स बन जाना, स्मारक बन जाना। एक होता है कला और संस्कृति का जीवंत होना, क्योंकि जहाँ बिल्कुल। कला और संस्कृति जिस शहर की आत्मा होती है, वहां खुशियां, रंग बहार, सब चीजें रहती है। बहुत तो बहुत उसी उद्देश्य से ये काम किया और उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। और जैसे आकार आर्ट ग्रुप है, ये नाट्यवन थिएटर है, स्पीक मेके है, अजमेर में अभी कई संस्थाएं, कला अंकुर का जो रंग मंडल है, श्याम माथुर सर है। ये एक ऐसा माहौल पिछले सालों में अजमेर में डेवलप हो चुका है कि मतलब नेशनल लेवल पे आर्ट एंड कल्चर में एक अलग पहचान अजमेर की बनी है। तो उसी कड़ी में एक पृथ्वीराज फाउंडेशन का भी एक छोटा सा रोल है सोसाइटी में, कि यहाँ कुछ खुशियां लोगों में। अभी लॉकडाउन से जस्ट पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था कि हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है, उसमें भारत का स्थान नीचे से चौथे नंबर पर आया, जो सुन पढ़ के बड़ा दुख हुआ। क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में इतने पजल्ड हो गए हैं, इतना हम लोग काम के अंदर व्यस्त हो गए हैं सारी चीजों में। तो अगर हम लोगों को इन सब चीजों से जोड़ेंगे, आर्ट कल्चर से जोड़ेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज से जोड़ेंगे, एग्जीबिशन है, कॉम्पिटिशन है, तो कहीं ना कहीं उससे फर्क पड़ेगा। और जो छुपा हुआ टैलेंट है लोगों का, वो निकल करके सामने आ रहा है, कई नए लोग जुड़ रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल यात्रा है जो आगे भी चलती रहेगी, और उसमें लोग जुड़ते जाएंगे और कारवां बनता जाएगा। और अजमेर जो है एक जो नेशनल लेवल का शहर है, इंटरनेशनल लेवल का, जहाँ ख्वाजा साहब और ब्रह्मा जी और पृथ्वीराज चौहान की नगरी, बिल्कुल। जिसपे मतलब ये वो शहर रहा है कि जिसको सबने संवारा ही है। चाहे मुगलों ने और जगहों पे तबाही मचाई होगी, लेकिन अजमेर में तो उन्होंने भी अच्छा काम किया। मतलब अजमेर को भी खूबसूरती देकर के गए। चाहे सिंधिया और बिल्कुल मराठा है, उन्होंने भी अजमेर में अच्छाइयां दी।
और बिल्कुल अंग्रेजों की भी पसंदीदा जगह रही। उन्होंने भी बिल्कुल अजमेर में और खूबसूरती ही प्रदान की है अजमेर को। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपके लिए यहाँ पे एक आया है, सर ह्यूज फैन ऑफ योर फोटोग्राफी, यू आर अ ग्रेट मैन बीइंग सो फेमस, वेरी डाउन टू अर्थ एंड हम्बल, जस्ट कमेंडेबल। अच्छा, थैंक यू सो मच। ओके सर, क्या? आई हैव वन मोर क्वेश्चन। ओके हाँ। सर का, हाउ इज योर फोटोग्राफी डिकेड स्टार्ट? रजत पूछ रहे हैं, हाउ इज योर फोटोग्राफी अच्छा, डिकेड स्टार्ट? एक सेकेंड। एक सेकेंड, फोटो ये जैसे मैंने अभी शुरू में भी बताया था फोटोग्राफी की स्टार्टिंग के बारे में, कि वही मतलब शौकिया फोटोग्राफी शुरू होते होते और प्रोफेशन में कन्वर्ट हुई, मैंने अभी आपको बताया था। और इसकी वीडियो भी अभी स्टोरीज पे भी आपको पूरा रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी, वो भी देख सकेंगे। तो मैं बिल्कुल समझता बिल्कुल। हूँ थोड़ा और डिटेल में सुनने को मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन है सर, सर हाउ टू डिसाइड विच एंगल पर्सपेक्टिव विल बी परफेक्ट फॉर द फोटोग्राफ? ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। पहले आप जिस भी सब्जेक्ट पे फोटोग्राफी कर रहे हैं, और जो अगर आपका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए जो सीनियर फोटोग्राफर्स हैं, जो मास्टर्स हैं, उन्होंने जो काम किया है उनकी वेबसाइट्स आप विजिट करें, उनका काम देखें कि इस सब्जेक्ट पे पहले कैसा कैसा काम हुआ है। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि सबके लिए जरूरी नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के, किसी प्रोफेशनल के पास जाकर के। और मैं एक बात और बता दूं कि फोटोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रोफेशनल होना या फुल टाइम फोटोग्राफर होना ही जरूरी नहीं है। इसको आप अपना एडिशनल बिजनेस के रूप में भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और एज अ हॉबी भी अडॉप्ट कर सकते हैं। और फोटोग्राफी में जुड़ने से जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप किसी का भी फोटो अच्छा क्लिक करेंगे, सामने वाले को खुशी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ये जो आपने सवाल पूछा है कि एंगल वाली और प्रोस्पेक्टिव वाली जो बात है, कि पहले आप उसको थोड़ा गहराई से जानिए, समझिए, फिर अपने आप वो चीजें अंदर से डेवलप होगी। और हमें कॉपी वर्क नहीं करना, कॉपी कैट बिल्कुल नहीं बनना है। हमें अपने हिसाब से, अपने एंगल से फोटोज को कैप्चर करना है और अपने आप से निकालना है। और मेरे साथी नदीम भी इसमें देख रहे हैं, जो कि मैंने सबसे ज्यादा ट्रेवल नदीम के साथ ही किया है। तो मैं बता दूं कि हम भी एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, और हमने साथ में कुंभ मेले भी कवर किए हैं। उज्जैन कुंभ मेला, इलाहाबाद कुंभ मेला, इसके अलावा अभी दिल्ली में एक असाइनमेंट कवर किया जिसमें श्री श्री रविशंकर आए थे। और नवंबर में पुष्कर फेयर में हमारा कैलाश खेर जी से मिलना हुआ, और वो मिलकर के इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने दिल्ली में ही अपना खुद का एक कॉन्सर्ट था जिसमें हमें फोटोग्राफी के लिए बुलाया। वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये अच्छे काम का एक वो बता रहा हूं मैं, कि आप अच्छा काम करेंगे तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो लोग फोटोग्राफी में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए? जो अभी हमें सुन रहे हैं या फिर बाद में जो सुनेंगे हमें, किस तरह से हाँ, अपनी फोटोग्राफी में निखार लिया जाए और किस तरह से एक शुरुआत की जाए? फोटोग्राफी में स्टार्टिंग करने के लिए आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि सोशल मीडिया जो है अब इतना इजी और अच्छा स्ट्रॉन्ग सोर्स एक बन चुका है, कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये इतने अच्छे साधन हो गए हैं कि आप अपना जो क्रिएटिव काम है वो इस पे अपलोड करते चलिए और अपना काम दिखाते चलिए। पहले तो क्या होता था कि मतलब सिर्फ वेबसाइट के थ्रू ही काम चलता था, लेकिन अब वेबसाइट अगर आपकी एक बार को नहीं है तो भी आपका इनिशियल एडवर्टीजमेंट तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल और जो पर्सनल कॉन्टेक्ट्स हैं, और जैसे जैसे आप अच्छा काम करने लगेंगे, मैंने ऐसा महसूस किया है कि ये ऐसा बिजनेस है जिसमें माउथ पब्लिसिटी जितना काम करती है उतना दूसरा कोई नेटवर्क काम नहीं करता। बिल्कुल तो आपने शुरू में थोड़े से दिन अच्छा काम कर लिया तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपका अच्छा नाम होने लग जाएगा। और रोजाना नए नए कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करते रहिए। क्योंकि और ये सोच करके नहीं कि मुझे प्राइज मिलना ही है, हम्म, आपका कम से कम आपका काम उस लेवल पे पहुंच रहा है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल कि वहां जो जजेस हैं, वहां जो ज्यूरी है, आज मैं खुद कोई बीसियों बार फोटोग्राफी कंपटीशन में जजमेंट कर चुका हूं। मैं देखता हूं एक से बढ़कर एक फोटोज आते हैं, लेकिन कोई कारण रह जाता है कि उनको नहीं क्योंकि लिमिट है, प्राइस तो हम्म, 3 को ही मिलना है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे फोटो होते हुए भी चाह करके भी नहीं दे पाते। तो बिल्कुल किसी सही। को ये लगता है कि हमें क्यों नहीं मिला।
बट रीजन वो नहीं है कि आपकी फोटो अच्छी नहीं थी, क्योंकि किसी की जजेस और की भी ज्यादा। लिमिट है। और वो एक एक नंबर से रह जाता है कि कोई छोटा सा वो रह गया, उस वजह से वो रह गया। तो ओके। और ये भी एक सीखने की चीज है कि हम हमारे अंदर इससे पेशेंस आता है, क्योंकि मेडिटेशन और पेशेंस इनका फोटोग्राफी में बहुत जरूरी रोल है। क्योंकि आपको एक एक मोमेंट के लिए बहुत बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है। और पेशेंस का ये भी है कि जब हम कॉमर्शियल वर्क कर रहे हैं, मेरे अंदर कई बार पेशेंस की कमी भी हो जाती है, कि ऐसा लगने लगता है कि इरिटेशन होने लगता है कि यार इतना टाइम क्यों खराब हो रहा है, या किसी ने बात अच्छे से नहीं की तो बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है। मेरे साथी मुझे समझाते भी है कि भैया कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपन इसको एडजस्ट करें, इट्स ओके। तो ओके। पेशेंस की और इसकी मेडिटेशन, मतलब हमें एकाग्र चित्त होने की, बिल्कुल एक ही जगह पे केंद्रित रहना है। फोटो अच्छे बिल्कुल। तभी बनेंगे जब हम एक जगह पे सिंक्रोनाइज होकर के रहेंगे। ओके। जैसी हमारी नजर चूकी, और जो एक हम बोलते हैं ना कि नजर नजर चूकी और माल पराया, वो हो जाएगा, बिल्कुल। आपका अच्छा मूवमेंट मिस हो जाएगा। तो जब तक आप ओके। पूरा कंसंट्रेशन के साथ कंसंट्रेट होके काम करेंगे तो अच्छे फोटोज बनेंगे। और प्रोफेशनल फोटोग्राफी करिए, साथ साथ में क्रिएटिव भी करिए। क्योंकि जब दोनों चीजें करेंगे आपकी, कॉमर्शियल एंड क्रिएटिव, तो आपकी आइडेंटिटी ज्यादा अच्छी बनेगी। बिल्कुल। बिल्कुल सही है। ओके। सो अभी मैं सिर्फ दो क्वेश्चन आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, आपके मतलब अगर लोगों को देखा जाए फोटोग्राफ जब खींचती है तो उनको लगता है कि सिर्फ मेरी फोटोग्राफ अच्छी आ गई, स्माइल अच्छी आ गई, मेरी नाक का फेस बाल बाल सब अच्छे आ गए तो फोटोग्राफ अच्छी हो गई। आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए फोटोग्राफर के नजरिए से देखें कि एक फोटोग्राफ अच्छी कब होती है? फोटोग्राफ अच्छी होना मतलब उसमें एक तो यही है कि हर तरह से फोटो कंप्लीट होनी चाहिए। सिर्फ हमें अच्छी लग रही है इससे फोटो अच्छा नहीं होता। कई फोटोग्राफर्स के साथ ये बड़ी समस्या है कि वो खुद ही अपनी फोटोज को जज करने लग जाते हैं कि मैंने जो फोटो खींचा है वो बहुत अच्छा है, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब क्योंकि हम खुद अपने बहुत अच्छे, कई बार हम खुद बहुत अच्छे जज हो भी सकते हैं, कई बार नहीं भी हो सकते। उस फोटो का बाहर से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, और उसमें हमें सजेशन लेना है, तो हमें हर किसी की राय भी नहीं लेनी चाहिए। जिसपे आपको ट्रस्ट हो, जिससे आपको लगता हो कि हाँ ये हमें सही राय देंगे, उनसे राय लेनी चाहिए। और मैं खुद आज जिस भी जगह पर हूं, मैं अपने सीनियर्स से सजेशन लेने में कभी भी नहीं संकोच करता, कभी वो नहीं करता कि हमें पता चले जैसे। तो ये सब देख करके हमें वो करना चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हमें अपने आप पता चलने लग जाता है कि हाँ ये फोटो अच्छा आया। इसमें ओके। एक्चुअली थोड़ा टाइम चाहिए। हम शुरू शुरू में एकदम से हम नए हैं और हम सोचे कि हमने बहुत अच्छा कर लिया, ये यही अल्टीमेट हो गया, हम्म। तो ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे वो समझ भी डेवलप होने लग जाएगी। फिर ये सेंस भी अपने आप आने लग जाता है कि हाँ ये फोटो अच्छा है और ये फोटो अच्छा नहीं है। ओके। सर यहाँ पे क्वेश्चन है, फोटो शूट कंपटीशन कहाँ और कब होते हैं? शिवाय शंकर ये जी पूछ आप रहे हैं। फेसबुक और गूगल पर सर्च करिए तो आपको पता चलेगा। इंस्टाग्राम पे भी आप सर्च करिए फोटोग्राफी कंपटीशन, फोटो कॉन्टेस्ट, तो जानकारी मिल जाएगी। मतलब और अभी इन दिनों तो ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खुले हुए हैं। बिल्कुल। ओके। सो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है सर, हाँ, कि मैं चाहूंगा कि आपके नजरिए से एक फोटोग्राफर क्या होता है, एक उसकी परिभाषा। मेरा ऐसा मानना है कि फोटोग्राफर का हमारे सोसाइटी में, हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जो सिर्फ हमारी मतलब ह्यूमन फेसेस की ही फोटो नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात कही थी कि दो आंखों के अलावा हम एक फोटोग्राफ के थ्रू ही सब कुछ देख सकते हैं। तो फोटोग्राफर इज अ थर्ड आई, एक तीसरी आंख है फोटोग्राफर की आंख, जिससे किसी भी दृश्य को सब देख सकते हैं। जैसे कि 1880 के आसपास से फोटोग्राफी चलन में आई, और उसके बाद से जो दुनिया एक जगह पर एक संजोई गई है, डॉक्यूमेंटेशंस हुए हैं। आज आपने कभी एफिल टावर हर किसी ने जाकर के नहीं देखा, या वेनिस भी हम लोग नहीं गए, बट नाम सुनते ही वो इमेज माइंड में आ जाती है क्योंकि हमने उनके फोटोज देखे हैं। तो बिल्कुल। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। एक बात, दूसरा की जो डॉक्यूमेंटेशन या रिसर्च वाली, वो कह ले कि हम चाहे वाइल्ड लाइफ की बात करें, चाहे किसी भी तरह की चीज देखें, तो कोई भी सेक्शन हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है जो कि फोटोग्राफी के बिना वो पूरा होता हो। मतलब हर सेक्शन में, लाइफ के हर सेक्शन में फोटोग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंस है।
फोटोग्राफी के बिना ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सरवाइव कर सकें। हर जगह पे फोटोग्राफर्स की नीड रहती है, फोटोग्राफ्स की नीड रहती है, और उनके थ्रू ही हम चीजों को देख पाते हैं। और जो लोग फोटोग्राफी से जुड़े हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, अपने अंदर बहुत पॉजिटिविटी रखें, चीजों को बहुत खूबसूरती से देखें, खूबसूरती से चीजों को आगे दिखाएं। कुछ जानने को मिला आज। हाँ सर, वापस कंटिन्यू। जी। हाँ। रेस में टाइम आउट होता है 1 घंटे का, सो हाँ। उधर हाँ। रह सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। तो सो बहुत हम अच्छा सेशन जान रहा रहे थे आज कि का, फोटोग्राफ क्या होता है, मतलब उसके बारे में हम जान रहे थे। हाँ सर, हाँ। कंटिन्यू। तो यही मैं चीजें बता रहा था कि हमें चीजों को बहुत सकारात्मक रूप से दिखाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में पैनिक चीजें, नेगेटिव चीजें बहुत है। हमारी कोशिश रहे हम बहुत पॉजिटिव वे में चीजों को दिखाएं, बहुत खूबसूरती से चीजों को दिखाएं। जहाँ जरूरी है वहाँ नेगेटिव चीजें भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि हमारा हर तरह का रोल है। तो जहाँ एसेंशियल है वहां वो दिखाना है। और आज जो सोशल मीडिया का युग है, हम्म। मतलब हम दिन भर फोटो वीडियो देखते रहते हैं, बिल्कुल। उसमें ये सबको ध्यान रखना है कि हम किस टाइप की चीजें दिखा रहे हैं, कि जिससे कोई उपद्रव हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, समाज में नकारात्मकता फैल रही है, या हम्म। कुछ कंस्ट्रक्टिव चीजें हम दिखा रहे हैं जिससे लोगों को खुशियां मिल रही है, लोगों को थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। ये तो ये हमारे विवेक पे निर्भर करता है। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि अच्छी चीजें दिखाएं, और जितना हो सके हम नेगेटिव चीजों से दूर रहें। नेगेटिविटी से ही लाइफ में दूर रहना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिविटी के साथ काम करना चाहिए, तो हम अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीली एंजॉय कर सकते हैं। ओके। सो थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। और आई बिल्कुल। होप मैंने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया होगा, नहीं, ज्यादा बिल्कुल क्वेश्चन नहीं परेशान नहीं किए किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने भी ये सेशन देखा उनको कई चीजें जानने को मिली होगी। और होंगे। वो लोग, मैं सबको बेस्ट विशेस देना चाहूंगा कि आप लोग जो भी फोटोग्राफी से के शौक से जुड़े हुए हैं या प्रोफेशनल वे में जुड़े हुए हैं, आगे भी आप सभी बहुत अच्छा काम करते रहे, और बहुत तरह की जो खुशियां हैं वो बांटते रहे सब में, एक दूसरे में। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको आने वाली फोटोग्राफ जो आने वाली है, बहुत और भी फोटोग्राफ हम देखने वाले हैं। 100% है अजमेर का जो भी आप दिखाने वाले हैं, और भी अपने कैमरे की नजर से, अपनी तीसरी आंख से हमें दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच निखिल। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। जी, धन्यवाद। ये थे दीपक शर्मा जी जो हमारे साथ जुड़े, और बहुत सारी हमारी बातें हुई, और बहुत ही चीजें हमें जानने को मिली। फोटोग्राफर होता क्या है, फोटोग्राफी में क्या क्या उन्होंने किया, हाउ डू वी प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर अ गुड फोटोग्राफर सेशन ऑन मोबाइल। सॉरी मिस्टर कनवा ककवानी जी, अभी हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। 100% आपका एक क्वेश्चन मैं आपके पास पहुंचा दूंगा, और आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, या फिर आप उन्हें भी डीएम कर सकते हैं, तो आपको 100% बता देंगे। आपका वैसे क्वेश्चन मैं अपनी साइड से पहुंचा दूंगा। और आप जो लोगों ने मुझे सुना है आज, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आप मेरी प्रोफाइल पे एक बार जाके देखिए, और आपको पसंद आती है तो प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। साथ ही मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर निखिल धवन नाम से, और मेरा पेज है फेसबुक पे निखिल धवन नाम से, फिर निखिल धवन नाम से। तो प्लीज जाके देखिए, और आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज फॉलो मुझे कीजिए। और बहुत सारी चीजें मैं करता रहता हूँ, तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें पसंद आएगी। और रोज कुछ ना कुछ वीडियोस मैं यूट्यूब पे अपने डाल रहा हूँ, डांस से रिलेटेड और फोटोग्राफी से रिलेटेड अलग अलग चीजें मैं कर रहा हूँ। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार। और कल हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। कल एक और नए गेस्ट होने वाले हैं, और होने वाली कई और भी बातें। तो तब तक आप घर में रहिए और सेफ रहिए, अपने आसपास खुश वाला माहौल रखिए, सब चीजें पॉजिटिव रखिए, अपने दिमाग जो है पर्सपेक्टिव है अपना पॉजिटिव रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, आसपास पॉजिटिविटी फैलाइए। फिर यही मेन है, और क्योंकि लॉकडाउन पर वापस होने वाला है। सो थैंक यू सो